नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको एक प्रकार से देखा जाए श्री दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958 और हंसा मेहता समिति 1962, इस पर हमने आपसे चर्चा पर चर्चा किया। और इधर जितने भी सुपर टीटी से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां और आयोग जो भी थे, ठीक है, उन सब पर चर्चा करते हुए और लगभग ये आज की अंतिम समिति RS दवे समिति पर हम लोग चलने वाले हैं दोस्त, ठीक है। और ये प्रमुख समितियां, और इसको हमने जो शुरुआत किया था तो आप देखेंगे तो प्राचीन भारतीय शिक्षा के इतिहास से हम लोगों ने शुरू किया था। वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन, मुस्लिम कालीन, ब्रिटिश कालीन और स्वतंत्रोत्तर भारत शिक्षा, यहाँ से हमने शुरुआत किया था। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और 1813 का आज्ञा पत्र, फिर 33 का आज्ञा पत्र, फिर आप देखेंगे जो है इधर 39 लॉर्ड ऑकलैंड की नीति, और इसके बाद 1835 में लॉर्ड मैकाले, और इसके बाद 1854 में वुड घोषणा पत्र और 1882 में हंटर आयोग। और फिर इसके बाद देखेंगे इधर जो है जितने भी आयोग थे, सार्जेंट रिपोर्ट से लेकर के, ठीक है, बेसिक शिक्षा से लेकर के सब आयोगों पर हमने चर्चा पर चर्चा किया। और यह परीक्षा की दृष्टि से सबसे एक प्रकार से देखा जाए तो आपके जो भी पाठ्यक्रम है सबसे कठिन पाठ्यक्रमों में यह था दोस्त, ठीक है। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस बने हैं और आने की भी संभावना है। और उसी को देखते हुए आज हम जो चलने वाले हैं दोस्त, RS दवे समिति पर चर्चा करने वाले हैं। तो RS दवे समिति ये कब आई? 1990 में आया था, और इसका गठन जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो है RS दवे समिति का गठन किया था। और RS दवे समिति जो है आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो बल दिया था MLL पर बल दिया था, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग पर बल दिया था। अर्थात यह जो है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, अर्थात इसका हिंदी होगा अधिगम का न्यूनतम स्तर पर बल दिया था। अर्थात बच्चे कम से कम कितना सीखें उसका लेवल निर्धारित किया था कौन? RS दवे समिति। तो चलते हैं इस पर देर न करते हुए दोस्त, देखिएगा RS दवे समिति पर हम लोग चलने वाले। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्त, RH दवे समिति गठन कब किया गया? 1990 में, ठीक। प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? 91 में। तो RS दवे समिति पर हम लोग चलते हैं दोस्त। RS दवे समिति, और RS दवे समिति में यहाँ पर देखेंगे तो अधिगम का न्यूनतम स्तर किस समिति ने दिया था? यहाँ से देखेंगे दोस्त, अधिगम का न्यूनतम स्तर किस समिति ने दिया? तो अधिगम का न्यूनतम स्तर किस समिति ने दिया था? तो RH दवे समिति ने दिया था। कौन दिया था? RH दवे समिति ने दिया था। ध्यान दीजिएगा, अधिगम का न्यूनतम स्तर कौन दिया था? तो RS दवे समिति ने दिया था। और अधिगम का न्यूनतम स्तर को देखेंगे MLL, यहाँ पर दूसरा देखेंगे MLL का पूरा नाम यहाँ पर क्या है? पूरा नाम क्या है? तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग अर्थात अधिगम का न्यूनतम स्तर पर सबसे ज़्यादा बल कौन दिया है? तो RS दवे समिति। अब यहाँ पर अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है, भारत में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर का सुझाव किसने दिया था? अब देखेंगे भारत में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर का सुझाव किसने दिया था? न्यूनतम अधिगम स्तर का सुझाव किसने दिया था या किस समिति ने दिया था? तो किस समिति ने दिया था? तो RS दवे समिति ने दिया था।
ठीक है, आर्यच दवे समिति ने भारत में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर का सुझाव देने वाले कौन? आर्यच दवे समिति। कब? 1990 में गठन, 91 में इन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दिया था। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं और कह रहा है कि दवे समिति का गठन कब किया गया। चौथा प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, दवे समिति का गठन कब किया गया था। दवे समिति का गठन यहाँ पर पूछ रहा है। तो दवे समिति का गठन 5 जनवरी 1990 को। तो ध्यान दीजिएगा, दवे समिति का गठन जो था वो 5 जनवरी 1990 को किसकी पहल पर? मानव संसाधन विकास मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर गठन किया गया था। किसका? आर्यस दवे समिति का। तो दवे समिति का गठन 5 जनवरी 1990 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर गठन किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ बन सकता है आपसे, दवे समिति के अध्यक्ष कौन थे? पांचों प्रश्न देखिएगा, दवे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दवे समिति के अध्यक्ष जो थे आर्यच दवे थे। कौन थे? आर्यच दवे। अर्थात इन्हीं के नाम पर जो है दवे समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष स्वयं कौन थे? आर्यच दवे थे। न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है? छठा क्वेश्चन देखिएगा जो महत्वपूर्ण है। न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है? न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है? ये प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है। देखिएगा, न्यूनतम अधिगम स्तर की परिभाषा को देखिएगा, यहाँ पर क्या बता रहा है कि न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है। देखिएगा, न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है। न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को किसी निश्चित स्तर पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपको कंफर्म होना चाहिए कि न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। कम से कम कितना सीखना चाहिए। ये देखिएगा, इसका मूल चीज़ यही है दोस्त। न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है? तो किस क्लास की किस स्तर पर कितना अधिगम वो करे कम से कम, उसी को क्या कहा गया? न्यूनतम अधिगम स्तर कहा गया। तो पहले जो 1990 में तय किया गया था वो कम से कम पाठ्यक्रम को 33% अधिगम वो करे, और वर्तमान में ये 60 से 80% लागू कर दिया गया है। इसको ध्यान में दीजिएगा। चलिए पहले इसको देखिएगा, न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है? न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। अर्थात कम से कम कितना सीखना चाहिए। तो 1990 में जो कम से कम बताया गया था 33% पाठ्यक्रम को कम से कम बालक अधिगम किया है, तो न्यूनतम अधिगम स्तर होगा। लेकिन वर्तमान में जिसको जो है NCERT और SCERT ने इसको बढ़ा करके 60 से 80% कर दिया है। ये प्रश्न बन सकता है। आगे चलते हैं, हटाते हैं इसको। यहाँ तक समझ में आया? अधिगम का न्यूनतम स्तर किस समिति ने दिया था? आर्यस दवे समिति ने दिया था।
MLL का पूरा नाम क्या है? मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है। भारत में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर का सुझाव किसने दिया था? RS दवे समिति ने दिया था। दवे समिति का गठन किसने किया था? तो 5 जनवरी 1990 को मानव संसाधन मंत्रालय की पहल पर RS दवे समिति का गठन किया जाता है। दवे समिति के अध्यक्ष कौन थे? RS दवे थे। न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है? न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि बच्चे को किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। अब आपसे यहाँ से क्या पूछा जा सकता है? कह रहा है न्यूनतम अधिगम स्तर का क्षेत्र बताइए। न्यूनतम अधिगम स्तर का क्षेत्र क्या हो सकता है, ये बताइए। तो यहाँ पर 2 क्षेत्र है। एक है संज्ञानात्मक क्षेत्र, क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा है भावात्मक क्षेत्र। 2 क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा। भावात्मक क्षेत्र अर्थात बालक का संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र में देखिए क्या क्या बताया गया है। नंबर 1 यहाँ पर बताया गया है ज्ञान, 2 बताया गया है बोध, तीसरा यहाँ पर है अनुप्रयोग, ज्ञान बोध अनुप्रयोग, और यहाँ पर देखेगा विश्लेषण, और 5वां देखिएगा संश्लेषण, और 6ठा यहाँ पर देखिएगा हो जाएगा मूल्यांकन। क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। तो ये संज्ञानात्मक न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत बालक में ज्ञान का, बोध का, अनुप्रयोग का, विश्लेषण का, संश्लेषण का और मूल्यांकन करने की क्षमता का क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। और ये ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण कम से कम उसमें जो है 60 से 80% वर्तमान में माना गया है। अगर एक बालक कक्षा में पढ़ाई गई बातों को 60 से 80% ग्रहण करता है तो वो मिनिमम लेवल होगा, और 1990 में यह 33% माना गया था। अब देखिएगा ये हो गया किसका? संज्ञानात्मक क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ आप देखेंगे तो भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत 5 चीज़ों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्या हो जाएगा? अनुक्रिया। पहला देखेंगे यहाँ पर क्या करता है बालक, तो पहला हो जाएगा अनुक्रमण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन। अनुक्रमण फर्स्ट, अनुक्रमण। दूसरा हो जाएगा अनुक्रिया, तीसरा हो जाएगा अनुमूल्यन। अनुमूल्यन, अनुक्रमण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, और चौथा यहाँ पर देखिएगा 5वां हो जाएगा चरित्रीकरण। चरित्रीकरण, और चौथा एक पॉइंट यहाँ पर देखिएगा हो जाएगा आपका संगठन। क्या हो जाएगा? संगठन। तो ध्यान दीजिएगा न्यूनतम अधिगम स्तर का क्षेत्र संज्ञानात्मक क्षेत्र है और भावात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन है। भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत अनुक्रमण है, अनुक्रिया है, अनुमूल्यन है, संगठन और चरित्रीकरण। अब यहाँ संज्ञानात्मक पक्ष में पूछेगा सबसे उच्च क्या है, तो मूल्यांकन है। भावात्मक क्षेत्र में पूछेगा सबसे उच्च क्या है, चरित्रीकरण है। सबसे निम्न चरण क्या है, अनुक्रमण है। सबसे निम्न चरण संज्ञानात्मक में ज्ञान है। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला यहाँ पर पूछ रहा है आपसे प्रश्न में न्यूनतम अधिगम स्तर का प्रतिशत क्या है। अब देखिएगा यहाँ पर न्यूनतम अधिगम स्तर का प्रतिशत क्या है, यहाँ पर पूछा है आपसे प्रतिशत क्या है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रश्न को बदल सकता है। तो यहाँ पर 1991 में जो बताया था वो बताया गया है 33%। कितना? 33%। और यहाँ पर लिख लीजिएगा वर्तमान में 60% से 80% न्यूनतम अधिगम स्तर माना गया है। अधिगम स्तर माना गया है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर है, अर्थात आरएस दवे समिति के अनुसार पूछेगा तो 33% पर जाइएगा, वर्तमान में पूछेगा तो 60 से 80% पर जाइएगा। ये कौन तय कर दिया है? ध्यान दीजिएगा NCERT और SCERT, ध्यान दीजिएगा इन्होंने जो है 60 से 80% न्यूनतम अधिगम स्तर को क्या किया है? तय कर दिया है। दोस्त अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि दवे समिति 1990 के अनुसार कक्षा में पढ़ाए गए पाठ्यक्रम को
छात्र कम से कम कितना अधिगम कर सके, यह लक्ष्य रखा है। तो देखिएगा यहाँ पर कितना प्रतिशत वो कम से कम अधिगम करें, तो यहाँ पर देखिएगा 80%। कक्षा में पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों को कितने प्रतिशत बच्चे अधिगम करें। तो यहाँ पर देखिएगा 80%, ध्यान दीजिएगा 80। अगर आपने सही से शिक्षण किया, एक टीचर का सफल शिक्षण तभी माना जाता है जब क्लास में बच्चे कम से कम जो उसने पढ़ाया 80% बच्चे जो उस बात को या उस तथ्य को समझ जाएं, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण जो है हमारा सफल हुआ। ये चीज़ यहाँ पर है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि दवे समिति के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कितने शब्दों तक हो सकता है, तो 5000 शब्द तक हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रश्न यहाँ पर क्या बनेगा, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बताइए। यहाँ पर कह रहा है न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहला देखिएगा, शिक्षा में बहुत ज़्यादा हो रहा था क्या, अपव्यय एवं अवरोधन। ठीक है, अपव्यय और अवरोधन को कम करने के लिए दोस्त, और शिक्षा में समानता लाने हेतु, शिक्षा में समानता के विकास हेतु, और देखिएगा यहाँ पर अपव्यय और अवरोधन को कम करने हेतु, और शिक्षा में समानता लाने हेतु, और शिक्षा का जो गिरता हुआ स्तर है बढ़ाने के लिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने हेतु, क्या करने हो दोस्त, बढ़ाने हेतु। कि 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हो न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता पड़ी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूनतम अधिगम स्तर लागू करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, न्यूनतम अधिगम स्तर लागू करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या हैं, अर्थात जब आप इसको लागू करें तो कौन कौन सी बातों पर आप ध्यान देंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। छात्र की आयु क्या है, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि छात्रों की आयु क्या है, ये पहला तथ्य है। अर्थात बालक की आयु क्या है, रुचि क्या है, योग्यता क्या है, क्षमता हो, कक्षा का स्तर क्या है, किस कक्षा पर, ध्यान दीजिएगा कक्षा का स्तर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर अलग अलग होंगे क्या न्यूनतम अधिगम स्तर। भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं, किस क्षेत्र के लिए आप न्यूनतम अधिगम स्तर तय कर रहे हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ की क्या हैं, जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ दोस्त, भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, ये भी जो है न्यूनतम अधिगम स्तर को तय करता है। ठीक है दोस्त, और मनोवैज्ञानिक स्तर, विश्व के अन्य देशों का स्तर क्या है, तो मनोवैज्ञानिक स्तर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मनोवैज्ञानिक स्तर को भी हमें ध्यान में रखना होगा। और विश्व के यहाँ पर देखेंगे तो विश्व के अन्य देशों का स्तर क्या है, विश्व के अन्य देशों का स्तर क्या है, देशों का स्तर क्या है। इसका अर्थ ये होगा, क्योंकि शिक्षा देखिएगा प्रत्येक देश एक दूसरे देश की नकल करके अपने शिक्षा प्रणाली में शामिल करें, क्योंकि अब जो है शिक्षा का जो प्रभाव हो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। ठीक है, अब प्रत्येक देश जो है एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से व्यवसाय एवं रोजगार कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो विश्व के अन्य देशों का शिक्षा का न्यूनतम अधिगम स्तर क्या तय किया है, जैसे रूस हुआ, इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब का स्तर क्या है, अमेरिका इनका स्तर क्या है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है क्या न्यूनतम अधिगम स्तर तय करते समय। तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्त। अगला क्या कह रहा है कि छात्रों की परिस्थिति एवं सुविधा के अनुसार छात्रों की परिस्थितियाँ क्या है। आज देखते होंगे दोस्त, SC ST OBC छात्रों की परिस्थितियों के अनुसार क्या तय किए जाते हैं न्यूनतम अधिगम स्तर। छात्रों की परिस्थिति जैसे आप देखते होंगे कि ये जो है आपके क्या कहते हैं, पिछड़े वर्ग हुए आपके, ठीक, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग जो हुए,
इनको भी न्यूनतम अधिगम स्तर तय कर दिया गया है कि आपका इतना परसेंटेज जो है न्यूनतम होना चाहिए। तो इसकी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो है आप क्या तय करेंगे, न्यूनतम अधिगम स्तर, कम से कम बच्चे कितना सीखें। तो छात्र की आयु क्या है, कक्षा का स्तर क्या है, भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है, मनोवैज्ञानिक स्तर क्या है, विश्व के अन्य देशों का स्तर क्या है, और छात्रों की परिस्थिति क्या है, किस परिस्थिति में छात्र जो है, और छात्रों का मानसिक विकास क्या है, छात्रों का मानसिक विकास क्या है, मानसिक विकास को भी ध्यान में रखेंगे क्या तय करते समय, अधिगम का न्यूनतम स्तर तय करते समय। अगला देखिएगा यहाँ पर, और प्रश्न क्या बन सकता है, आरएस दवे समिति से कह रहा है कि न्यूनतम अधिगम स्तर के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या है। यहाँ पर कह रहा है न्यूनतम अधिगम स्तर के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या है, टीचर का रोल इसमें क्या है, शिक्षक की भूमिका क्या है, इसमें शिक्षक की भूमिका क्या है। तो शिक्षक का रोल यहाँ पर देखिएगा दोस्त, क्या क्या रोल है, बच्चे के भाव को पहचानना, यहाँ पर देखिएगा बच्चे के भाव को पहचानना, ध्यान दीजिएगा। अगर उसने शब्द को स्पष्ट नहीं लिखा है और शब्द का थोड़ा सा उदाहरण स्वरूप वो दिया है, प्रत्यय को विकसित कर रहा है, तो आप उसको सही मान करके उसका मूल्यांकन करेंगे, भाव को समझना। दूसरा क्या कह रहा, दूसरा कह रहा है कि उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का क्या करना है, चयन करना, उपयुक्त शिक्षण विधि। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आ जाएंगी। आप शिक्षण सूत्र का भी सही चयन करेंगे, शिक्षण सूत्र, आपका शिक्षण कौशल भी कैसा होगा, आपके जो स्किल होंगे वो भी सही होंगे, और आप जो शिक्षण विधि के यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो 22 शिक्षण विधि आपके बाल मनोविज्ञान के अनुसार और 52 शिक्षण विधियाँ आपके शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार, इसका आप क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो बच्चे के भाव को पहचानिए, उपयुक्त शिक्षण विधि का आप चयन कीजिए, प्रशंसा एवं उत्साह का संचार। देखिए प्रशंसा एवं उत्साह, बच्चों में आप क्या करेंगे, उत्साह का संचार कीजिए। ठीक है दोस्त, जिसको हम कहते हैं कि आप पुनर्बलन प्रदान करते रहें समय समय पर, वाह, वेरी गुड, शाबाश, उत्तम, अति उत्तम। इससे बालक को प्रेरणा मिलेगा और उसका जो न्यूनतम अधिगम स्तर है उसमें क्या होगा दोस्त, सुधार होगा। उत्तम निर्देशन और परामर्श दें दोस्त, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उत्तम क्या दें, निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करें, किसको, बालक को। और यहाँ पर कह रहा है निदान एवं उपचार, कारण जाने आप, निदान एवं क्या करें, उपचार करें, कौन, टीचर, अर्थात कारण जाने बालक क्यों नहीं सीख पा रहा, उसका न्यूनतम अधिगम स्तर जो तय किया जा रहा है उसको भी क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इसको भी आप समझिए, कारण को जानिए, उसकी आयु क्या है, रुचि क्या है, योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, क्यों नहीं वो जो है न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त कर पा रहा है। पहले आप कारण जानिए, और कारण जानने के बाद अपने शिक्षण कौशल, अपने शिक्षण सूत्र, अपने शिक्षण विधि में आप परिवर्तन करें, ठीक है, और उसकी रुचि क्या है, योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, बुद्धि क्या है, वातावरण क्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए यदि आप शिक्षण करेंगे तो बालक न्यूनतम अधिगम स्तर को कम से कम प्राप्त कर सकेगा। आगे चलते हैं, इसमें देखिएगा रुचि के अनुरूप ज्ञान प्रदान करना। छठा देखिएगा इसमें क्या बताया गया है, रुचि, क्षमता, बुद्धि, वातावरण के अनुरूप क्या प्रदान करेंगे दोस्त, आपका क्या होना चाहिए, शिक्षण। तो ये हो गया आपका क्या, न्यूनतम अधिगम स्तर के विकास में शिक्षक का क्या रोल होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है एमएलएल की मुख्य बिंदु क्या है। यहाँ पर देखिएगा कुछ मुख्य बिंदु हैं, मुख्य पॉइंट है किसके, MLL, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के जो है मुख्य बिंदु। तो फर्स्ट देखिएगा यहाँ पर क्या बताया गया है, कहा गया कि ऐसे बच्चे को निश्चित पाठ्यक्रम ही कराए जाते हैं। देखिएगा इनको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता, ऐसे बच्चों को कुछ मुख्य पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है, मुख्य पाठ्यक्रम ही पढ़ाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुख्य पाठ्यक्रम का मतलब यह है कि बालक किस ग्रेड का है, प्रतिभाशाली है, प्रखर है, अति प्रखर है, सामान्य है, मंद है, मूर्ख है, जड़ है, किस टाइप्स का है, उसके अनुसार क्या किया जाता है, पाठ्यक्रमों का चयन किया जाता है और मुख्य पाठ्यक्रमों को कम से कम इतना पढ़ाया जाता है कि न्यूनतम अधिगम स्तर को वो क्या कर सके, प्राप्त कर सके। और दूसरा देखिएगा, सारे पाठ्यक्रम को सीखने पर जोर नहीं दिया जाता है। वही चीज़ यहाँ पर, सारे
पाठ्यक्रम को सीखने पर क्या नहीं दिया जाता है, जोर नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। अर्थात पूरी यूनिट पता चले, उसमें 15 यूनिट है और 15 यूनिट को आप जो है उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और पूरा सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो हो सकता है वह उसके आईक्यू लेवल से अधिक हो। इसलिए उसमें से कुछ ऐसे पाठ्यक्रमों का चयन कीजिए उसकी बुद्धि के अनुसार, जिसको वह सीख सके और कम से कम मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को प्राप्त कर सके। इसके लिए जो है सारे पाठ्यक्रम को सीखने पर जोर ना दे करके कुछ विशेष पाठ्यक्रम का आप चयन करके उसको आप पढ़ाएं। परीक्षा उपयोगी प्रश्न ही करवाए जाते हैं। देखिएगा इसमें परीक्षा उपयोगी, कम से कम परीक्षा उपयोगी प्रश्न ही क्या होते हैं, करवाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो परीक्षा में उपयोगी माना जाता है उसे ऐसे ही प्रश्नों का क्या किया जाता है, वहाँ पर करवाए जाते हैं। बच्चों का मूल्यांकन लिखकर और गोला बनाकर किया जाता है। कह रहे हैं कि जो मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन गोला बनाकर एवं सुधारात्मक किया जाता है। क्या किया जाता है, सुधारात्मक किया जाता है। ये देखिएगा, कह रहे हैं कि जब बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे उसने गलत लिखा है तो हम उस गलत शब्द को क्या करेंगे, गोले में बना देंगे और फिर बालक को क्या करेंगे, बुला करके उसको बताते हैं कि बेटा ये शब्द आपका गलत है, ये शब्द आपका गलत है। तो ऐसा हम मूल्यांकन करते समय बालक को बताते हैं। तो यह मुख्य बिंदु हो गया। आगे चलते हैं। आर्यस दवे पर हम लोग चल रहे हैं दोस्त। इसमें से देखिएगा और कुछ पूछा जा सकता है। कह रहा है कि न्यूनतम अधिगम स्तर का एक उदाहरण दीजिए। ये आप लोगों को समझने के लिए है दोस्त। न्यूनतम अधिगम स्तर का उदाहरण देखिएगा, इससे आपको और स्पष्ट में आ जाएगा कि न्यूनतम अधिगम स्तर है क्या। इस उदाहरण को आप लोग देख लीजिए। बोर्ड द्वारा यह तय किया जाता है कि, देख लीजिएगा, बोर्ड द्वारा यह तय किया जाता है कि देखिए, बोर्ड द्वारा यह तय किया जाता है कि कक्षा को पास करने के लिए कम से कम, किसको पास करने के लिए, कक्षा को क्या करने के लिए, पास करने के लिए कम से कम कितने परसेंट मार्क्स आपके आने चाहिए, 33% अंक प्राप्त करने होंगे। कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। आया समझ में। बोर्ड द्वारा यह तय किया जाता है कि कक्षा को पास करने के लिए कम से कम 33% अंक आपको प्राप्त करने होंगे। यही न्यूनतम अधिगम स्तर है, यही न्यूनतम अधिगम स्तर है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि यह क्या है, तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है, अधिगम का न्यूनतम स्तर है। अर्थात एक स्टूडेंट को कम से कम एक कक्षा को पास करने के लिए 33% मार्क्स कम से कम उसके होने चाहिए। लेकिन वर्तमान में इसको NCERT और SCERT आप देखेंगे कि केवल इतना ही ना प्राप्त कर सके दोस्त, अर्थात 60 से 80% या 90%, 99% तक भी बच्चे जो है क्या करते हैं, अंक को हासिल करते हैं, परसेंटेज को हासिल करते हैं। नमस्कार दोस्त।